Assalamu alaikum. Today our lecture number 5 is taken from chapter number 2 and the topics are product of vectors and concurrent forces. Now let us start our topic 2.7 product of vector. तो यहाँ पे हम देखेंगे 2.7 टॉपिक को प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जिसमें हमारे पास इसकी दो टाइप्स आती हैं स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जिस तरह हमने देखा था प्रीवियस में मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी, तो हमने उसमें देखा था कि किसी भी स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है वेक्टर के साथ और उसको हमने फाइंड आउट किया था विद डिफरेंट पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, नल वेक्टर को हमने फाइंड किया था विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। लेकिन अब हमने देखना है कि अगर वेक्टर को वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई किया जाए तब हमारे पास क्या आंसर आते हैं और क्या उसकी कैलकुलेशन होती है, क्या उसमें फीडबैक होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखना है उसकी दो टाइप्स को, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो अब हम चलते हैं पहला टॉपिक जो सा सब टॉपिक है 2.7.1 स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने देखना है स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा कि अगर दो वेक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं, दो वेक्टर्स मतलब जिसका मैग्नीट्यूड होता है और उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूं और आंसर में हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आए, ठीक है, एक नंबर आ जाए, तब हम उसको कहते हैं कि हमारे पास वो स्केलर प्रोडक्ट का आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह हम इसकी रीड आउट करते हैं व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय अ वेक्टर, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, द रिजल्टेंट ऑब्टेन, जो रिजल्टेंट हमें ऑब्टेन होगा वो अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम हमारे पास होता है डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन जो हम कर रहे होते हैं वो डॉट से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो पहला नाम हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट आता है और दूसरा नाम हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आता है। तो इसमें देखेंगे वेक्टर मल्टीप्लाई किया जाता है विद डॉट प्रोडक्ट हमारे पास वेक्टर के साथ, तो हमारे पास अगर रिजल्ट आता है स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, तो हम उसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसी तरह हम मूविंग ऑन हमारा एग्जांपल लेते हैं, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ए डॉट बी इक्वल टू सी आएगा। जो सी हमारे पास है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो इसी तरह अगर मैं ए और बी को ओपन करूं तो हमारे पास ओपन करने का मतलब क्या होता है कि ए जो सा डॉट बीच में लगा हुआ है तो हम इसको ओपन कर देते हैं, तो हमारे पास ए बी को मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, साथ में हमारे पास cos थीटा आ जाता है जो कि इसको रिप्रेजेंट करना होता है कि ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि cos थीटा हमारे पास क्या होता है पैरेलल कंडीशन में पाया जाता है। ठीक है, जहां पे cos थीटा हमेशा मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जहां पे एंगल हमारे पास जो होगा इम्प्लाइज दैट जो एंगल होगा, ठीक है, वो हमारे पास जीरो के इक्वल आएगा। तो एंगल जब जीरो के इक्वल आएगा तो जब मैं इसको जीरो पुट करता हूं तो हमारे पास ये मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो इसके लिए यहाँ पे हम cos थीटा यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन दी वेक्टर ए एंड बी, तो हमारे पास ए और बी अगर वेक्टर कोई भी ड्रॉ कर लें, ए वेक्टर सपोज यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, इसी तरह बी वेक्टर सपोज यहाँ पे आता है। तो अगर मैंने ए डॉट बी किया है तो ए डॉट बी, ए से लेके बी तक जो एंगल बनेगा वो हमारे पास ए बी के दरमियान में एंगल होगा। ठीक है, तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे जो कि फिगर हमको शो की गई है यहाँ पे, ठीक है, ए वेक्टर ड्रॉ किया गया है, ए वेक्टर हमारे पास ग्रीन लाइन से शो किया जा रहा है और इस तरह बी वेक्टर को हमारे पास ब्लू लाइन से शो किया जा रहा है। तो ए वेक्टर का एंगल जो बनेगा वो हमारे पास थीटा ए होगा, बी वेक्टर का जो एंगल होगा वो थीटा बी होगा। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरिफिकेशन हो जाए कि ये थीटा ए है, ठीक है, ये थीटा ए होगा हमारे पास। इसी तरह जब हम थीटा बी की बात करते हैं तो वो हमारे पास कहाँ पे आता है, यहाँ से पॉजिटिव एक्सिस से लेके ये टोटल एंगल होता है। ठीक है, तो हमें ये थीटा चाहिए, तो थीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास थीटा बी को माइनस किया जाएगा थीटा ए के साथ, तो हमारे पास थीटा आ जाता है जो कि हमें एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर आता है, थीटा बी माइनस थीटा ए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, हमारे पास थीटा आ जाता है जो कि इसका आंसर यहाँ पे शो किया जाता है। तो यहाँ पे अगर देखूं तो हमारे पास इसको देखेंगे तो यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है यहाँ पे ऑन थीटा ए। तो परपेंडिकुलर किसका है, थीटा परपेंडिकुलर हमारे पास जो सा ड्रॉ किया जा रहा है वो हमारे पास थीटा के रिस्पेक्ट से किया गया है। ठीक है, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसी तरह बी वेक्टर का परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया गया है जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन एक्स
ए, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बी एक्स आ जाता है, ठीक है। तो हमने देखना होता है कि जो हमारे पास जिसकी प्रोजेक्शन देखी जा रही होती है वो उस वेक्टर के बराबर होनी चाहिए, वो उस वेक्टर के बराबर का मतलब ये है कि वो उस वेक्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में हमने देखने के लिए ए वेक्टर की डायरेक्शन में हमेशा उसका cos थीटा ही आएगा, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए एक्सिस, तो हमारे पास वो होगा एक्स कंपोनेंट ऑफ बी, ठीक है, वेक्टर। तो हम देखेंगे वो हमारे पास बी cos थीटा होता है। तो बी cos थीटा हमारे पास इन दी डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर आ रहा है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो कि इसके पैरेलल है, क्योंकि हमारे पास cos थीटा है तो cos थीटा में हमेशा पैरेलल कंडीशन देखी जाती है, तो इसलिए हमने इसकी पैरेलल में कंडीशन देख ली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास ए डॉट बी, किसका आंसर आया, ए बी की प्रोजेक्शन जो कौन सी थी, बी cos थीटा, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए, क्योंकि cos थीटा पैरेलल कंडीशन में लगता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए जो सा वेक्टर था उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, ठीक है, विद द प्रोजेक्शन ऑफ बी, ठीक है, पी की प्रोजेक्शन पे हम देख रहे थे जो कि पी cos थीटा था। तो अगर इसको कंबाइन किया जाए तो हमारे पास ये बन जाता है ए बी जो कि मैग्नीट्यूड होगा और cos थीटा जो कि एंगल यहाँ पे इसके दरमियान में पाया जाता है। तो ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी प्रोवाइड करता है, ए वेक्टर विद दी बी वेक्टर मल्टीप्लीकेशन की जाए तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास था एक्सप्लेनेशन। और उसके बाद देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारे पास ये कम्यूटेटिव होता है कि क्या मतलब हुआ कि ए जो सा वेक्टर है ए डॉट बी किया जाए, ठीक है, और या हम करेंगे बी डॉट ए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाए, क्योंकि आंसर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आनी है। तो स्केलर हमारे पास जिस तरह मल्टीप्लाई किया गया है 2 को 3 के साथ और 3 को 2 के साथ, तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी डायरेक्शन क्यों होती नहीं है, तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। तो इस वजह से एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, ओबे करता है उसको, ठीक है। तो इस स्लाइड में हम देखते हैं कि हमारे पास जिस हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था ए डॉट बी का आंसर देखा था जो कि ए बी cos थीटा था, बी प्रोजेक्शन ऑन ए, तो वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। लेकिन अभी हमने डिस्कस करना है बी डॉट ए, ठीक है। तो बी डॉट ए जो कि कम्यूटेटिव हमने अभी डिस्कस भी किया था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये एग्जिस्ट करता है, तो बी डॉट ए का आंसर भी वही आना चाहिए जो ए डॉट बी का आया है। तो यहाँ पे हम प्रूव करते हैं इस चीज़ को कि बी डॉट का आंसर ए डॉट बी के ही आंसर के इक्वल आता है। तो यहाँ पे देखेंगे बी डॉट ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी जिस तरह हमने पहले किया था, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखते हैं और साथ में पैरेलल वेक्टर जो ए है, ठीक है, उसका पैरेलल कंपोनेंट वहां पे इन्वॉल्व करते हैं। तो ए का पैरेलल कंपोनेंट हमारे पास जो कि बी की डायरेक्शन में होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम डायग्राम की तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले ए वेक्टर को ड्रॉ किया गया जो कि ग्रीन में शो किया जा रहा है, इसी तरह बी वेक्टर के जो कि ब्लू लाइन में शो किया गया है। अब हम करते हैं कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन जो कि बी पे ड्रॉ किया जाएगा, तो एंगल के साथ वाला हमेशा बेस होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो बी पे ए का प्रोजेक्शन ड्रॉ किया गया है तो वो बनेगा ए cos थीटा। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे पास ये बेस है, तो इसी वजह से यहाँ पे ए cos थीटा इन्वॉल्व हो रहा है। तो हमने क्या किया, उस जगह पे वैल्यू पुट की जो बी डॉट ए था वहां पे इक्वल टू किया बी जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी था, साथ में ए cos थीटा जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि पैरेलल डायरेक्शन में हमारे पास ए cos थीटा ही आ रहा है, तो इसलिए हमने ए cos थीटा यहाँ पे यूज किया। तो बी ए cos थीटा, तो आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे बी ए cos थीटा ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर बात की जाए इसके मैग्नीट्यूड की, तो ये इसका मैग्नीट्यूड होता है जो कि आप किसी तरह भी मल्टीप्लाई कर दो, बी को ए से मल्टीप्लाई कर दो या ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आंसर सेम रहता है, क्योंकि इसमें स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन का इम्पैक्ट नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो इसी तरह हम कहते हैं कि ए डॉट बी बराबर होगा बी डॉट ए के, ठीक है। कैसे कि ए बी जो सा मैग्नीट्यूड है वो बी ए मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो हमने वही चीज रिप्लेस की, ए बी cos थीटा ही बना। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया, बी डॉट ए इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो हमने क्या किया, प्रीवियस हमने इक्वेशन 1 निकाली थी, यहाँ पे इक्वेशन 2 आ गई। तो जस्ट हमने दोनों को कंपेयर किया जो कि राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि ए बी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। तो यहाँ पे हमारे पास बी डॉट ए आ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये बी डॉट ए है, ठीक है।
अब हम चलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ। स्केलर प्रोडक्ट तो हमने देख लिया, जिसमें हमने a डॉट बी देखा जो कि ए बी कॉस थीटा था, और b डॉट ए देखा जो कि ए बी कॉस थीटा था। दोनों की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। ठीक है, जब a डॉट बी को हम ओपन करते हैं तो वो होता है ए बी कॉस थीटा। लेकिन अब हम चलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ, जो कि हमारा टॉपिक नंबर सब हेडिंग है 2.7.2। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वेक्टर वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर, तो वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्टेंट जो सा आएगा वो हमारे पास अगर वेक्टर क्वांटिटी आए, जिस तरह हमने प्रीवियस स्टडी किया था स्केलर में, तो हमारे पास उसमें क्या था, स्केलर क्वांटिटी अगर आए तो वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। इसी तरह वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए और वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी आना स्टार्ट हो जाए, तब हमारे पास क्या होता है, वो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो उस टाइप की मल्टीप्लिकेशन को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि वेक्टर इंटू वेक्टर इक्वल टू वेक्टर, लेकिन स्केलर में हमारे पास यहाँ पे स्केलर लिखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए और मैथमेटिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या साइन यूज करते हैं, क्रॉस का साइन यूज करते हैं। तो जो कि क्रॉस यहाँ पे लिखा गया है, वहां पे हमने स्केलर प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट यूज किया था, जिसमें डॉट यूज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी होता है, ए वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा बी वेक्टर के साथ, तो आंसर भी हमारे पास वेक्टर आता है। ये वाली टर्म जो सी है ये आपके पास मैग्नीट्यूड शो कर रही है। और इसी तरह यहाँ पे यूनिट वेक्टर नॉर्मल वेक्टर, जो कि हमने फोर्थ वेक्टर पढ़ा था जब हमने यूनिट वेक्टर को डिस्कस किया था, तब हमने इसको डिस्कस किया था कि नॉर्मल वेक्टर हमेशा n यूनिट वेक्टर होता है, तो वो हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में ऊपर एरो हैट है ऊपर, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि ये यूनिट वेक्टर है। तो ये डायरेक्शन शो करेगा, साथ में इसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसकी होती है, जिस वेक्टर की क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि हमारे पास ए डॉट जो ए क्रॉस बी है, ठीक है, वो किसके बराबर आ रहा है, ए बी साइन ऑफ थीटा विद डायरेक्शन। तो यहाँ पे इनकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने देख तो लिया मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे और साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। अब हमारे पास मकसद आता है कि हमने थीटा की डायरेक्शन बतानी है और इस ए क्रॉस बी में जो डायरेक्शन है वो चीज हमने बतानी है। तो वो कैसे बताई जाएगी, बाय राइट हैंड रूल। तो अब हम डिस्कस करते हैं राइट हैंड रूल को। द रूल इज टू रोटेट, ठीक है, द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड। तो आपने क्या करना है, अपने राइट हैंड, ये आपके पास राइट हैंड है, ठीक है, इस राइट हैंड की फिंगर को आपने रोटेट करना है इन सच अ वे, जैसे आपने रोटेट करना है फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर से। अगर सपोज मैं यहाँ पे एक वेक्टर की डायग्राम भी बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है, कि अगर सपोज यहाँ पे ए वेक्टर यहाँ पे सपोज किया गया है, ए वेक्टर ये है, ठीक है, जिसका एंगल कुछ भी बन रहा है थीटा ए होगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास बी वेक्टर यहाँ पे मैं सपोज ड्रॉ करता हूँ जो कि बी वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा इन दोनों के दरमियान में एंगल, तो वो डिस्कस किया जाएगा जो कि थीटा है, जो कि डायरेक्शन बताएगा। तो इस थीटा की हमने डायरेक्शन बतानी है किस तरफ होगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ए वेक्टर से लेके, क्योंकि अगर मैं कर रहा हूँ ए क्रॉस बी, अगर मैं क्या कर रहा हूँ ए क्रॉस बी, जब ए क्रॉस बी किया जाएगा तो देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, ए है, और सेकंड वेक्टर बी है। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट वेक्टर से हमने अपना हैंड प्लेस करना है और कर्लिंग फिंगर इन सच अ वे, इस तरह हमने रखनी है कि आपके पास जो कर्लिंग फिंगर कर्ल होंगी वो बी की डायरेक्शन में होंगी, और जब वो कर्ल होके इस तरह रोटेट होके आएंगी, तब आपके पास जो थंब है वो डायरेक्शन बताएगा ए क्रॉस बी की। जो थंब होगा वो डायरेक्शन बताएगा ए क्रॉस बी की। तो जहां पे भी बताया गया है कि थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम कहते हैं ए क्रॉस बी। अगर सपोज सी वेक्टर आ रहा है तो सी की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे एग्जांपल मैं दोबारा यहाँ से भी बता देता हूँ इस डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए वेक्टर ग्रीन से शो किया गया, ब्लू से आपके पास बी वेक्टर को शो किया गया। तो यहाँ पे अगर मैंने इस थीटा की डायरेक्शन बतानी है तो मैंने क्या करना है, अपने राइट हैंड रूल को इस डायरेक्शन में कर्ल करना है कि ये ए से बी की तरफ कर्ल हो जाए। ठीक है, और थंब जो सा अपवर्ड डायरेक्शन में शो किया जा रहा है तो वो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट होगा। इसी तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी, कि अगर यही डायग्राम मैं लूं और इस डायग्राम को बी क्रॉस ए कर दूं, बी को फर्स्ट वेक्टर ले लूं और सेकंड वेक्टर हम ए को ले लें, तो बी से अगर मैं सेकंड वेक्टर जो कि बी है उसको, उससे मैं ए वेक्टर की तरफ आता हूं, तब आपके पास क्या होता है कि कर्लिंग फिंगर आपके पास इस डायरेक्शन में होंगी जो कि यहाँ पे शो की जा रही है। उसके बाद हमारे पास जो थंब है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा जो कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने जो पीछे डिस्कस किया था ए क्रॉस बी, ठीक है, तो वो कैसे लिखते हैं। जिस तरह हमने ए डॉट बी में लिखा था, तो हमने यहाँ पे ए क्रॉस बी का लिखना है कि वो कैसे लिखा जाएगा। जिस तरह हमने वहां पे पैरेलल की बात की गई थी, तो क्योंकि वहां पे आपके पास कॉस थीटा इन्वॉल्व हो रहा था, तो कॉस थीटा हमारे पास वो कंपोनेंट होगा जो कि पैरेलल कंडीशन में पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बात की जाती है क्रॉस में, वो आप देखोगे कि परपेंडिकुलर होता है टू दी सरफेस। जिस तरह ए बी जिस प्लेन में होते हैं, उसके परपेंडिकुलर आपके पास एक डायरेक्शन शो की जाती है जिसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है। तो वो आपके पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे अब बात की जाए तो फर्स्ट वेक्टर ए है, सेकंड वेक्टर बी है। जो फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर का हमने क्या करना होता है, मैग्नीट्यूड लिखना होता है। और सेकंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी जो कि सेकंड वेक्टर है परपेंडिकुलर टू ए, इसमें हमने परपेंडिकुलर देखना है ना कि पैरेलल। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ए क्रॉस बी, डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करते हैं कि बी का प्रोजेक्शन हमने देखना है ए पे जो कि परपेंडिकुलर हो। पहले तो हमने हॉरिजॉन्टल की बात की थी जो कि बी कॉस थीटा था, ठीक है। लेकिन अब इस दफा जो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ड्रॉ किया जाएगा ए पे, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा आएगा, बी साइन थीटा। तो हमने यहाँ पे यूज किया बी साइन थीटा, साथ में यूनिट वेक्टर जो कि आपके पास डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी बता रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए हमने यूनिट वेक्टर साथ में रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए बी मल्टीप्लाई किया गया, तो आपके पास एक साइन थीटा साथ में यूनिट वेक्टर आ जाता है। और यूनिट वेक्टर अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। जब मैं ए क्रॉस बी करूंगा तब हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन होती है, ठीक है। यूपी फॉर अप डायरेक्शन होती है, इस वजह से हम इसको कहते हैं कि इसमें पॉजिटिव साइन यूज किया जाता है अपवर्ड के लिए। तो अब हम इसके एंटी कम्यूटेटिव को प्रूव करते हैं। जिस तरह हमने वहां पे कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को प्रूव किया था डॉट प्रोडक्ट में, तो हमने यहाँ पे अब वेक्टर प्रोडक्ट में एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करती है, तो हम उसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि वो कैसे एग्जिस्ट करती है। तो जिस तरह अभी हमने ए क्रॉस बी देखा, तो अब हम चलते हैं बी क्रॉस ए की तरफ। तो बी क्रॉस ए क्या है, फर्स्ट वेक्टर आपके पास बी है, सेकंड वेक्टर आपके पास ए है। तो मैंने क्या करना है, बी का मैग्नीट्यूड लिख लेना है और साथ में कंपोनेंट ऑफ ए जो कि परपेंडिकुलर होगा बी के, ठीक है। तो इसी तरह हमने डायग्राम के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास ए वेक्टर ड्रॉ किया गया, बी वेक्टर ड्रॉ किया गया, ठीक है। तो हमने देखना है कि ए का जो प्रोजेक्शन ड्रॉ किया जा रहा है बी के ऊपर, तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि यहाँ पे शो किया गया है ए साइन थीटा, वो क्या है, तो वो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, ए साइन थीटा है। तो मैंने जस्ट उसकी वैल्यू पुट की, तो आप देखोगे बी ए साइन थीटा। तो मैंने अभी बताया था कि राइट हैंड रूल के मुताबिक जब हम फर्स्ट वेक्टर बी से ए की तरफ ट्रेवल करते हैं, तो आपकी डायरेक्शन जो सी है यूनिट वेक्टर की, वो डाउनवर्ड हो जाती है। तो डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है, हम उसको नेगेटिव यूनिट वेक्टर लेते हैं क्योंकि वो डायरेक्शन ऑपोजिट है और डाउनवर्ड है, ठीक है। तो डाउनवर्ड वाली को हम हमेशा डायरेक्शन माइनस में लेते हैं और जो अपवर्ड वाली डायरेक्शन है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे हमने माइनस साइन यूज किया, तो एज इट इज वही चीज आई जो कि हमने प्रीवियस फाइंड की थी, लेकिन विद नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन हम जब भी फिजिक्स में यूज करते हैं तो वो डायरेक्शन के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन को यूज कर लिया। तो उसके बाद आपने देख लिया यहाँ पे कि हमारे पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ नहीं करता, ठीक है। ये एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, उसके थोड़ा सा बरक्स है। कैसे कि आपके पास ए जो सा क्रॉस बी है उसकी अपवर्ड डायरेक्शन थी, जिसकी वजह से उसको मैंने पॉजिटिव लिखा। और इसी तरह बी क्रॉस ए जो सा है वो आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसलिए मैंने उसके लिए क्या किया, आपके पास माइनस साइन यूज किया। तो यहाँ पे देखेंगे माइनस साइन यूज करके मैंने उसको लिख दिया। तो दोनों में क्या फर्क है, जस्ट माइनस साइन का फर्क है। तो इसलिए ये एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करता है, नॉट फॉर कम्यूटेटिव, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 2.8 की तरफ जो कि है कॉन्करेंट फोर्सेस। तो कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होगा जी, अगर एक बॉडी पे मल्टीपल ऑफ फोर्सेस का लगना, तो उसको हम कहते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। एक बॉडी है, सपोज ये बॉक्स है आपके पास, ठीक है। इस बॉक्स पे इधर से फोर्स लग रही है, ठीक है, जिसको F1 कह दूंगा मैं। इसी तरह यहाँ पे भी एक फोर्स लग रही है जिसको मैं कह दूंगा F2, ठीक है। इसी तरह यहाँ से भी एक फोर्स लग रही है, मल्टीपल ऑफ फोर्सेस लग रही हैं, यहाँ से भी फोर्स लग रही है, ऊपर से एक और फोर्स लग रही है। तो मल्टीपल ऑफ फोर्सेस की वजह से हम इसको कहते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। एक ही बॉडी पे, एक ही पॉइंट पे, ठीक है, मल्टीपल फोर्सेस का लगना वो होता है कॉन्करेंट। तो when two or more forces are acting on a body and the line of action of these forces
पासिस थ्रू द सेम कॉमन पॉइंट। तो मैंने भी बताया है कि हमारे पास जितने भी फोर्सेस हैं वो एक ही पॉइंट से गुजरनी चाहिए, तो हमारे पास वो होती हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि व्हेन 3 डॉग्स पुलिंग अ पीस ऑफ मीट विद F1, F2 एंड F3। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास तीन डॉग्स हैं जो कि मीट के टुकड़े को क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं कि उसमें F1 है, F1 है, F2 है और F3 है। तो आप देखेंगे ये एक ही पॉइंट है, इसी पॉइंट पे वो तीनों फोर्स लगा रहे हैं, तो इस चीज को हम कहते हैं कॉन्करेंट फोर्स। इसी तरह एक और फैक्टर यहाँ पे इंक्लूड होता है जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम फोर्स। तो हम इक्विलिब्रियम फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर टू और मोर कॉन्करेंट फोर्सेस कैन बी बैलेंस बाय अ सिंगल फोर्स, कि हमारे पास ये सारी की सारी फोर्सेस जितनी भी यहाँ पे लगती हैं एक पॉइंट पे, अगर वो सारी की सारी बैलेंस कर दी जाएं किसी भी एक सिंगल फोर्स से, तो वो हमारे पास क्या होता है, कॉन्करेंट फोर्स होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम फोर्स के मुताबिक। ठीक है, होता तो वो कॉन्करेंट फोर्सेस ही हैं, लेकिन होगा क्या उसमें कि वो इक्विलिब्रियम फोर्स कहलाएगी उस टाइम पे जब हमारे पास वो एक सिंगल वेक्टर, एक सिंगल फोर्स के इक्वल सब फोर्सेस को कहने लग जाए। ठीक है, तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम फोर्स। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कंसीडर टू कॉन्करेंट फोर्सेस। तो इसमें हमारे पास टू कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, F1 जो सी है वो 763, ठीक है, 763 न्यूटन है। उसी तरह हम चलते हैं जो कि यहाँ पे शो की गई है, उसी तरह हम देखते हैं कि F2 जो सी है 525 यहाँ पे दी गई है। तो अब हमने क्या करना है कि एक्टिंग एट अ राइट एंगल टू ईच अदर विद देयर रिजल्टेंट FR, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट ड्रॉ किया गया है वो हमारे पास है FR। तो अभी बात की जाए टू जो सा 926 है, ठीक है, वो इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ में एंगल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है विद एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के मुताबिक उसकी डायरेक्शन शो हो रही है 34.5। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो सा रिजल्टेंट है, ठीक है, रिजल्टेंट में इन दोनों का समीशन आ रहा है, ठीक है, जिसमें हम दोनों की समीशन को अप्लाई किया जा रहा है। तो इस फोर्स को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम फोर्स, जिसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन हो और उसके इक्वल हो, एक सिंगल फोर्स के इक्वल होना दो फोर्सेस का, तो हम उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम फोर्स। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। तो अब हम चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। तो फर्स्ट असाइनमेंट हमने चैप्टर नंबर 1 में की थी, अब सेकंड असाइनमेंट चैप्टर नंबर 2 में करेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी के दरम्यान में एंगल फाइंड करना है जब आपके पास ए डॉट बी इक्वल होगा ए क्रॉस बी के। ठीक है, तो हमने एंगल फाइंड करना है, किस एंगल पे ए डॉट बी इक्वल होना चाहिए ए क्रॉस बी के। तो हमारे पास ये आपके लिए असाइनमेंट है, तो आपने इसको अच्छे से हल करना है और इसको वेरीफाई करना है कि ये सेटिस्फाई होता भी है कि नहीं होता। ठीक है, तो अभी के लिए तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।